अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सबसे पहले आर्थिक समस्या के बारे में भी पूछ सकता है, केवल केंद्रीय समस्या के पहले आर्थिक समस्या क्या है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मांग में संचलन और मांग में शिफ्ट, मांग वक्र जो होता है आपने देखा होगा कि मांग वक्र एक तो ऊपर नीचे होती है संचलन और एक दाएं बाएं हो जाती है, जिसको शिफ्ट कहते हैं। औसत लागत और सीमांत लागत वक्र में संबंधित इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एवरेज कॉस्ट होती है, ये नीचे से सीमांत लागत जाती है, तो मांग का आधित्य और मुद्रास्फीति हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से तो न्यून मांग और अवस्थिति का अंतराल बनता है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है पीडब्ल्यू आर्ट्स हिंदी मीडियम क्लास 11th एंड 12th पर। कुछ दिन पहले मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के वो क्वेश्चंस बताए थे जो हूबहू उसी तरीके से एग्जाम में छपे हैं, मतलब उसके इर्द गिर्द ही पूरा पेपर बना है। आज अर्थशास्त्र के लिए वायरल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो किसी भी बोर्ड में बेहद इंपॉर्टेंट है। जिन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द पेपर सेट होगा उनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी थोड़ा देख लेंगे और उसको अटेम्प्ट करते समय क्या ध्यान रखना है इसको भी देख लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 10-12 मिनट के लिए आप आराम से बैठ जाइए और इन क्वेश्चंस को देखकर ये एक तरीके से अंदाजा लगाइए कि कितनी हद तक आपकी तैयारी पूरी है, आप एग्जामिनेशन की तैयारी में कहां खड़े हैं और जो चीजें आपकी लैग करेंगी उसको दुरुस्त करने की कोशिश करिए। सबसे पहले जो एग्जामिनर्स का सबसे लाडला क्वेश्चन है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अंतर का अच्छा अंतर आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, तो अंतर लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है अंतर का आधार, यहां लिख दीजिए समष्टि, यहां लिख दीजिए व्यष्टि। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको आंसर अंतर लिखने का प्रैक्टिस भी करना है। समष्टि अर्थशास्त्र के क्या पॉइंट हो सकते हैं, कैसे वो समग्रता को दर्शाता है, व्यष्टि कैसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है और कीमत निर्धारण का कहा जाता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र आय तथा रोजगार का कहा जाता है, उसके उदाहरण ये सब करके। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लघु उत्तरीय से नीचे नहीं आएगा, मतलब ये आएगा तो 4 से 5 नंबर के सवाल में आएगा, ध्यान रखना। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सबसे पहले आर्थिक समस्या के बारे में भी पूछ सकता है, केवल केंद्रीय समस्या के पहले आर्थिक समस्या क्या है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और नहीं तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, जैसे क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, इस तरीके से क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है। तीसरे नंबर पर जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है क्या है, उत्पादन संभावना वक्र और उसकी विशेषता, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो कर्व ऐसा बनता है, ठीक है, कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो आप बताते हैं कि उपलब्ध साधनों से दो वस्तुओं के उत्पादन की अलग अलग संभावनाओं को हम उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। उसकी विशेषता में ये मूल बिंदु की तरफ कैसे ये नतोदर होती है, ये क्यों होती है, सीमांत अवसर लागत के बढ़ने घटने का क्या चक्कर रहता है। तो उत्पादन संभावना वक्र अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले चैप्टर से, इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के प्रकार भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था के प्रकार ये भी एक इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जहां पर पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्थाओं के बीच का अंतर आपसे पूछा जा सकता है, अवसर लागत भी पूछी जा सकती है, लेकिन मैंने सबसे टॉप रखे हैं, बाकी यहां से ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे जब आप बढ़ेंगे तो मांग क्या है, एक तो ये पूछा जा सकता है सीधे सीधे, मांग क्या है ना, वह प्रभावशाली इच्छा जिसकी पूर्ति हो सके, या एक निश्चित कीमत एक निश्चित समय पर वस्तु और सेवा की मांगी गई मात्रा को मांग कहते हैं। और मांग का नियम जो मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है वो पूछा जा सकता है, लॉ ऑफ डिमांड, कि भाई कीमत कम होने पर मांगी गई मात्रा बढ़ सकती है, कीमत बड़ी होने पर मांगी गई मात्रा घट सकती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो मांग का नियम पूछा जा सकता है। मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हुआ है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो मांग को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, जनसंख्या, रुचि एवं पसंद, है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, मांग के तत्व को, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। और यहां से संबंधित वस्तुएं भी पूछी जा सकती हैं, संबंधित वस्तु पूछी जा सकती है जिसमें स्थानापन्न, ठीक है, और पूरक, ये यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जैसे मैंने मांग का नियम बताया, तो यहां पर मांग के नियम के अपवाद बहुत बार पूछे जाते हैं, यानी कहां कहां मांग का नियम लागू नहीं होता है, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, आवश्यक या अनिवार्य वस्तुएं, है ना, अज्ञानता के कारण, ये सब चीजें आ जाती हैं। अनधिमान वक्र तथा उसकी विशेषता, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप उदासीनता वक्र कहते हैं या तटस्थता वक्र कहते हैं, जिसका शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। तो अनधिमान वक्र सबसे पहले क्या है, अनधिमान वक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, कि ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की तरफ, मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, है ना, और साथ में बजट रेखा, इसके साथ में बजट रेखा पूछी जा सकती है ना, बजट रेखा क्या है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बजट रेखा और अंधिमान वक्र को मिलाकर उत्पाद उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा, यह भी पूछा जा सकता है, आगे मैंने वो क्वेश्चन डाला हुआ है। तो ये आपको बहुत ही इनिशियल यानी पहले दूसरे चैप्टर से ही ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चन के फॉर्म में अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप इसको किए बिना एग्जाम में हॉल में घुस मत जाइएगा। अगला जो सवाल है
मांग की लोच को प्रभावित करने वाला तत्व। एक तो मांग की लोच अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि मांग की लोच क्या है और मांग की लोच के प्रकार कौन से हैं। ठीक है, तो 5 प्रकारों की भी चर्चा आप कर देंगे। पूर्णता बेलोचदार, पूर्णता लोचदार, इकाई लोचदार, इकाई से अधिक, इकाई से कम, इस तरह। ठीक, सबसे ज्यादा जो पूछता है यहां से वो मांग के लोच को प्रभावित क्या क्या चीजें कर रही हैं, है ना। नेचर ऑफ, यानी वस्तु किस तरह की है, उसका स्थानापन्न मौजूद है कि नहीं, इस तरह की चीजें, यानी कौन कौन सी चीजें मांग की लोच को प्रभावित करेंगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैं समझता हूं कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मांग में संचलन और मांग में शिफ्ट। मांग वक्र जो होता है, आपने देखा होगा कि मांग वक्र एक तो ऊपर नीचे होती है संचलन, और एक दाएं बाएं हो जाती है जिसको शिफ्ट कहते हैं। तो ये किस कारण से होती है? भाई कीमत की वजह से मांग में परिवर्तन होगा तो मांग में संचलन होगा, ऊपर नीचे होगा। कीमत के अतिरिक्त कारण से होगा तो शिफ्ट होगा। यानी मांग वक्र में किस किस तरह की हरकतें हो सकती हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन। और इसीलिए फिर मांग का विस्तार और मांग की वृद्धि, इसमें अंतर पूछ सकता है। मांग में संकुचन और मांग में कमी, इसमें अंतर पूछ सकता है। तो ये, या मांग में विस्तार संकुचन जो कीमत की वजह से होता है, और वृद्धि कमी जो कीमत के अतिरिक्त से होता है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। जब आप आएंगे उत्पादन के पास, तो उत्पादन और उत्पादन के प्रकार तो वैसे भी आपको करके जाना है। अगर आप उत्पादन का चैप्टर कर रहे हो तो उत्पादन और उत्पादन के प्रकार क्यों नहीं करोगे, लेकिन उसमें परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक साधन परिवर्तनशील होने पर जैसे जैसे आप उत्पादन के साधनों को बढ़ाते हैं, पहले सीमांत उत्पादन बढ़ता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है। अच्छा, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से याद आया मुझे कि गोसेन का नियम भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, गोसेन का नियम क्या है? सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम। ठीक है, सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम, ये वाला भी टॉपिक जरूर लिख लीजिएगा। और सीमांत उपयोगिता है तो आपको कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता माइनर यूटिलिटी का संबंध तो देखना ही देखना है। टीयूएमयू का जो ये ग्राफ बनता है, टोटल यूटिलिटी यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी, ये वाला तो करना ही करना है। तो एक तो सीमांत उपयोगिता के ह्रास का नियम और एक परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। यहीं से आप देख लेना पैमाने के प्रतिफल का नियम भी, जो दीर्घकाल में काम आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। उसके बाद उपभोक्ता का संतुलन और उत्पादक का संतुलन दोनों देखना है। उपभोक्ता का संतुलन एक वस्तु की स्थिति में कब होगा? जब सीमांत उपयोगिता कीमत के बराबर होगी। दो वस्तु की स्थिति में, यानी अनधिमान वक्र और बजट रेखा वाला जो संतुलन बनता है, ऐसा। ये बजट रेखा और अनधिमान वक्र, ये वाला संतुलन वाला पॉइंट भी आप बिना देखे एग्जाम में बिल्कुल मत बैठिएगा। फिर आप आएंगे उत्पादक का संतुलन। उत्पादक का संतुलन दो स्थिति में, एक MR इज इक्वल टू MC, यानी आपको अब आगम भी यहां से देख के जाना है। सीमांत आगम कुल आगम, सीमांत आगम कुल आगम का संबंध, लेकिन जहां सीमांत आगम और सीमांत लागत दोनों बराबर हो जाए, है ना, ये वाला MR और ये MC वक्र इसको नीचे से काटे, तो यहां पर संतुलन होता है, ये वाला करना है। और कुल आगम कुल लागत के बीच का अंतर जहां अधिकतम हो, TRTC का गैप जहां ज्यादा होता है, यहां पर भी संतुलन होता है। तो ये दोनों संतुलन आपको देखने हैं। तो उत्पादक का संतुलन दो तरीके से कैसे होगा और उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा, ये मस्ट है, इसको करके आपको जाना है। ठीक है भाई, ठीक है सर। संतुलित कीमत और कीमत का निर्धारण, यानी कीमत कैसे निर्धारित होती है ना, जहां पर आप क्या करते हैं, बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर हो जाए। यही नहीं, उसमें परिवर्तन होगा तो क्या होगा, मान लीजिए मांग पूर्ति से ज्यादा हो जाए। भाई जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होंगे वहां संतुलित कीमत हो जाएगा, लेकिन दोनों में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मांग ज्यादा हो जाए और पूर्ति में कम परिवर्तन हो तो क्या होगा, ये चीजें देखी जाती हैं। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। औसत लागत और सीमांत लागत वक्र में संबंध, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट होती है, ये नीचे से सीमांत लागत जाती है। अब आपको देखो, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ACMC का, लेकिन आपको सभी वक्रों को ठीक से पढ़ के जाना है। लागत में स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, उसको मिला के कुल लागत, फिर तीनों का औसत और सीमांत लागत। तो सभी लागत वक्र के क्या आकार होते हैं, सभी लागत वक्र कैसे बनते हैं, सभी लागतों का क्या मतलब होता है, भाई अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन हाँ, अगर उसमें भी आप पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसका संबंध पूछता है, तो औसत लागत और सीमांत लागत का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय की तीनों विधियां, ठीक है, राष्ट्रीय आय की तीनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आय विधि हो, व्यय विधि हो और प्यारे बच्चों उत्पाद विधि हो। ठीक है, इनसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, खास करके GDP MP से NNP MP यानी NNP FC राष्ट्रीय आय बनाने की जो विधियां हैं वो आपको फॉर्मूले ठीक से पता होनी चाहिए। आय का चक्रीय प्रवाह बहुत पूछा जाता है। दो दो सेक्टर अर्थव्यवस्था में, खास करके फर्म और प्यारे बच्चों फर्म और गृहस्थ के बीच में आय का चक्रीय प्रवाह, उसमें वास्तविक प्रवाह, उसमें मौद्रिक प्रवाह, फिर स्टॉक और प्रवाह, इसके बीच का अंतर, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
आय तथा रोजगार का संतुलन कैसे निर्धारित होता है, यानी समग्र पूर्ति और समग्र मांग जहां पर इकट्ठा हो जाए। अब इसमें असंतुलन अगर हो जाए, ध्यान रखिएगा, इसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ये तो हो गया, ये तो पूछता ही है। इसमें असंतुलन हो जाए, मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, तो मांग का आधित्य और मुद्रास्फीति हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से तो न्यून मांग और अवस्फीति का अंतराल बनता है, यानी मंदी हो जाती है। और उसको कैसे ठीक करना है, तो मौद्रिक और राजकोषीय नीति यहां से पूछ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है? भुगतान संतुलन क्या है, कैसे वहां पर एक देश का दूसरे देशों के साथ लेखा जोखा जो लेन देन का है, उसमें प्यारे बच्चों वस्तु का आदान प्रदान, सेवा का आदान प्रदान, एक पक्षीय भुगतान, पूंजी अंतरण, ये सब पूछा जाता है। और उसमें केवल जब दृश्य वस्तुओं को हम ले लेते हैं तो वो व्यापार संतुलन हो जाता है। तो ये भुगतान संतुलन का एक हिस्सा व्यापार संतुलन है, अंतर पूछ देता है। विदेशी विनिमय दर और उसका निर्धारण कैसे होगा? तो विदेशी विनिमय दर क्या है? एक मुद्रा दूसरी मुद्रा में कितने दर पर परिवर्तित होगी, और उसमें लोचदार प्रणाली है और एक स्थिर प्रणाली है। लोचदार प्रणाली बाजार के मांग पूर्ति से तय होती है, स्थिर प्रणाली में सरकार तय करती है। तो फिर यहां पर क्या आ जाता है, अवमूल्यन, अधिमूल्यन, मूल्य प्रशंसा, मूल्यह्रास, मुद्रा का, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब प्यारे बच्चों बाजार की वजह से मुद्रा की वैल्यू घटती बढ़ती है तो मूल्य प्रशंसा मूल्यह्रास होता है, और जब सरकार कर देती है तो अधिमूल्यन अवमूल्यन होता है। तो वहां से वो देख लेना। फिर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के क्या स्रोत हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। व्यापारिक तथा केंद्रीय बैंक में अंतर बताइए। व्यापारिक बैंक कौन से हैं, उसके क्या कार्य हैं, यानी कि जमा स्वीकार करना, इसका नाम ऋण देना। केंद्रीय बैंक के क्या कार्य हैं, मौद्रिक नीति कैसे बनाई जाती है, सीआरआर, एसएलआर, है ना। और मुद्रा आपूर्ति, ठीक है, जिसमें M1, M2, M3, M4 ये सब पूछा जाता है, इसको ठीक से देख लीजिएगा। हजारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक मैंने मुंह से बोले और जो यहां लिख के बताए, इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से लिखना आप प्रैक्टिस करके जाओ तो चाहे लैंग्वेज कैसा भी आए आप कर सकते हो। और इन क्वेश्चंस को आप पढ़ के अगर अच्छे से एग्जाम में जाते हो, याद रखिएगा इकोनॉमिक्स के पेपर में वर्ड लिमिट कोई बड़ा मैटर नहीं होता है। टू द पॉइंट चीजों को लिख के, फॉर्मूले सही से लिख के और ग्राफ बनाना। देखो न्यूमेरिकल्स की जहां तक बात है, अगर इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स की बात करोगे तो एक सीधा न्यूमेरिकल बोर्ड में प्यारे बच्चों लोच पर आता है कि भाई किसी वस्तु की कीमत इतने से इतनी हो गई तो भैया और मांग इतने से इतनी होगी तो लोच क्या है, एक इस पे आ सकता है, एक राष्ट्रीय आय पे मैंने बताया कि आ सकता है, एक निवेश गुणांक निकालने के लिए आपसे आ सकता है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई के हिसाब से आ सकता है। और बजट के घाटे आ सकते हैं, सरकारी बजट में, राजकोषीय नीति, सरकारी बजट, बजट में राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, इसको देख लेना है। और फिर राजकोषीय घाटा और उसी के सारे घाटे के हिसाब से न्यूमेरिकल आते हैं, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा। तो प्यारे बच्चों, इतने क्वेश्चंस को ठीक से रिवाइज करिए, ठीक से एग्जाम में पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।